दोस्तों, विपक्षी पार्टियों को तोड़कर मोदी जी अपनी ताकत भले ही दिखा रहे हो, लेकिन सच ये है कि अंदर से बहुत हिले हुए हैं मिस्टर मोदी। और उसकी वजह है कि हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं देश के इस समय। और आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वाकई प्रेशर में और इसी प्रेशर के चलते मोदी कई राज्यों के चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है, उत्तराखंड भी है, गोवा भी है और भी कई राज्य, इन राज्यों के चुनाव वो जल्दी कराना चाहते, समय से पहले कराना चाहते हैं। और हकीकत यह है कि बीजेपी की अपनी रिपोर्ट, अपनी इंटरनल रिपोर्ट असेसमेंट कह रहा है कि अगर यूपी में चुनाव जल्दी नहीं कराए गए तो देश का ये सबसे बड़ा राज्य बीजेपी के हाथ से निकल सकता है। और अगर यूपी हाथ से निकला तो आप समझ सकते हैं कि फिर बीजेपी के लिए आगे कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने तो अभी से कहना शुरू कर दिया है और कैमरे पर कहना शुरू कर दिया है कि भाई मोदी घबराए हुए हैं और नवंबर में ही चुनाव करा सकते हैं। सुनिए, पहले केजरीवाल को सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े दिन के बाद मुझे बताया गया कि नवंबर में चुनाव होंगे, फरवरी में नहीं हो रहे, नवंबर में चुनाव हो रहे हैं, बस 4 महीने रह गए। अब सिर्फ केजरीवाल या बाकी विपक्षी नेता ही नहीं कह रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबार भी कह रहे हैं कि जो चुनाव फरवरी मार्च में होने, 2027 में होने, वो 2026 में हो सकते हैं, नवंबर में हो सकते हैं। और इसका कारण टाइम्स ऑफ इंडिया ये बता रहा है कि सेंसस है, यूपी हेडिंग टू अर्ली असेंबली इलेक्शंस इन वेक ऑफ सेंसस 2027। और टाइम्स ऑफ इंडिया आगे कहता है कि सोर्सेज इन द सेंसस डिपार्टमेंट टोल्ड दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट फेज 2 ऑफ सेंसस, कि ये जो बात है कि फरवरी में जनगणना होनी है, सारा स्टाफ लगा रहेगा, चुनाव कराना मुश्किल है, ये बात इलेक्शन कमीशन को बता दी गई, यानी ज्ञानेश कुमार जी को बता दी गई है। अब ज्ञानेश कुमार जी क्या करते हैं आपको पता ही है, जो गुजरात लॉबी चाहती है वैसा ही होता है। अब दोस्तों, जनगणना तो भारत सरकार ही कराती है और भारत सरकार मोदी जी के ही हाथ में, तो जनगणना तो फिलहाल एक बहाना है, क्योंकि आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो असली वजह है कि क्यों जल्दी चुनाव करा रहे, इसके वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन 2 प्रमुख कारण हैं, 2 मेजर रीजंस हैं। और सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई। अब दोस्तों, जिस तरह से ईरान और अमेरिका मध्य एशिया में उलझे हुए हैं और तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह से बाधित है, महंगाई अभी और बढ़ेगी। और मैं नहीं कह रहा हूं, अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि ये जो महंगाई है उसकी सुनामी आने वाली है, क्योंकि इसका जो रिपल इफेक्ट है ये आपको 1-2 महीने बाद और ज़्यादा महसूस होगा, जब डॉलर और मजबूत होगा, रुपया और टूटेगा और डीजल पेट्रोल और ज़्यादा उसके दाम आसमान छुएंगे। और सच ये है कि यही इशारा राहुल गांधी भी बार बार कर रहे हैं। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। और दोस्तों, दूसरा कारण है अल नीनो, यानी भयानक सूखा, जो कई बरसों बाद भारत में सूखा पड़ने जा रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी का मौसम विभाग IMD डिपार्टमेंट कह रहा है, उसने कंफर्म किया है, IMD हैज़ ऑफिशियली कंफर्म्ड द ऑनसेट ऑफ अल नीनो। और इसके कारण मॉनसून डिले होगा, पानी बहुत कम बरसेगा और कई राज्यों में खासकर उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में भयानक सूखा आने जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं कमर तोड़ महंगाई के साथ किसानों के लिए भी तबाही आ रही है। और इसका जो असली इफेक्ट है वो दिसंबर जनवरी में और ज़्यादा महसूस होगा, दिसंबर जनवरी में। अब दोस्तों, कई अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि ये जो महंगाई है, जो 2 तरफा मार है, एक तरफ सामान महंगे हो रहे हैं तेल पेट्रोल की कीमतों की वजह से, और दूसरी तरफ ये जो सूखा पड़ने वाला है वो हमारे पूरे, आप कह सकते हैं कि रूरल इंडिया की कमर तोड़ने जा रहा है, किसानों की कमर तोड़ने जा रहा है। और उधर खाने पीने का सामान भी और महंगा होगा। ऐसी स्थिति में अगर चुनाव मोदी जी मार्च में या फरवरी में कराते हैं तो आप सोच सकते हैं कि फिर हाल क्या होगा। फिर मशीनें भी कहीं ना कहीं
धोखा दे सकती क्योंकि हालात वाकई ख़राब हो गए। और इसी माहौल में अखिलेश यादव का कहना है कि ये सिचुएशन उनके लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकती। सिर्फ अखिलेश यादव के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में स्थिति बेहतर हो सकती है, गोवा में स्थिति बेहतर हो सकती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए स्थिति पंजाब में ठीक हो सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी को अब हराना मुश्किल है, और शायद इसीलिए वो ये भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है और बीजेपी इस हालात के बावजूद भी जीतती है तो फिर ये देश में आखिरी चुनाव होगा यूपी का, अगर बीजेपी इस सब के बावजूद यूपी जीत लेती है। सुनिए भाई, अखिलेश जी को भी सुन लीजिए। यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। अब दोस्तों, एक बात तो स्पष्ट है कि मोदी और शाह चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं, और क्या वजह ये भी मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन क्या जल्दी चुनाव करा के भी कोई खेल करना चाहती है गुजरात लॉबी, मिस्टर मोदी और शाह? ये सवाल मैंने पूछा आज दो बड़े पत्रकारों से, जिसमें एक युवा पत्रकार हैं और एक बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। हमारे साथ सिंधु साहब हैं जो सीधे पंजाब से जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ अभिषेक होंगे जो इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अब मैंने पूछा, सिंधु साहब से पूछा, मैंने कहा भाई आपको तो पंजाब में चीफ सेक्रेटरी भी जानता है, होम सेक्रेटरी भी जानता है, क्या वाकई चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी के दफ्तर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि चुनाव जल्दी होने जा रहा है? और अभिषेक से मैंने पूछा है कि भाई अगर जल्दी हो रहा है तो फिर एडवांटेज क्या है, क्या तब भी एडवांटेज अखिलेश यादव है? सिंधु साहब, आप तो पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी टच में है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो या बाकी अधिकारी हो, इन अफसरों से जो बात हो रही है, मैं केजरीवाल ने क्या कहा उस पर नहीं जा रहा हूँ, या भगवत मान ने क्या कहा, या अखिलेश यादव या जो हैं वो योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, ये बताइए। आईएएस अधिकारी जो आपके मित्र हैं वो क्या बता रहे हैं? क्या चुनाव की तैयारियों के संकेत मिल रहे हैं साफ, और चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है? एक तरह से फाइलों पे जो तैयारियां होती हैं जी, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, और हलचल जो सेक्रेटरीट है वहां काफी है, सचिवालय और में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के आसपास भी हलचल बढ़ी हुई है। और ये सामने आ गया है कि जो चुनाव है प्रदेश में, क्योंकि वो यही मशीनरी संभालती है, इन्हीं को आगे चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करना होता है, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं और उस तरह की जो तैयारियां करनी होती है पूरे प्रदेश के लिए, उस पे निर्देश जारी हो रहे हैं। और जिस तरह से कल शाम को अरविंद केजरीवाल ने बठिंडा के रोड शो में ये सार्वजनिक कर दिया है कि उनको बताया गया कि पंजाब में चुनाव नवंबर के अंत में हो रहे हैं, तो वो एक तरह से कंफर्मेशन जब तक ब्यूरोक्रेसी से नहीं होती तब तक ऐसी चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। और एक पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा सार्वजनिक किया जाना, और आज अबोहर की रैली में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अभी नए बनाए हैं केवल सिंह ढिल्लों, उन्होंने और सुनील जाखड़ ने स्पष्ट कह दिया है कि चुनाव जाब्ता यानी चुनाव का जो आचार संहिता लगने में अभी केवल बहुत ही कम समय रह गया, 2-3 महीने का समय रह गया, और चुनाव नवंबर के आखिर में होने तय हो रहे हैं। तो ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव जल्दी हो रहे हैं, प्रीपोन हो रहे हैं। ठीक, मैं जरा उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। भाई उत्तर प्रदेश में अभिषेक साहब, अखिलेश यादव ने कल कहा कि बंगाल के बाद अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी जीत लेती है तो फिर इस देश में चुनाव नहीं होंगे। और मेरा ध्यान उस बयान पर जा रहा है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी हो रही है? और अगर मैं आपसे साफ तौर पे पूछूं, क्या मैदान पे जमीन पर योगी आदित्यनाथ की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है? एडवांटेज अखिलेश है, और हम इसमें वोट चोरी और सीना चोरी की बात नहीं कर रहे। जमीन पे जो आपको दिख रहा है, जो इनपुट्स आ रही हैं, क्या योगी आदित्यनाथ के सरकार की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है? दीपक जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क्या पोजीशन है या बीजेपी की क्या पोजीशन है, इसकी पोल लोकसभा चुनाव में खुल गई थी। हालांकि उसको यदि वोट प्रतिशत के मामले में कुछ देखने की कोशिश करें तो दोनों गठबंधन बराबरी पर थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तुलना में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया था लोकसभा चुनाव में, ये सबको दिखा था। अब यदि चुनाव पहले होते हैं और जिस ढंग से ब्यूरोक्रेसी वहां तैयारी कर रही है, मेरे पास भी इनपुट्स है, मेरे पास भी जानकारी है, अधिकारियों की तरफ से ही जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने के आसपास आचार संहिता लगा दी जाएगी
और नवंबर महीने या लास्ट नवंबर तक या दिसंबर के पहले हफ्ते तक नवंबर, चुनाव दिसंबर। प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक कारण जनगणना जो नियत समय पर भी होती है 21 में या 31 में, फिर तो फरवरी मार्च में ही उसका वो हेड काउंट सेकंड फेज है। प्रक्रिया होती है, सेकंड फेज, जिसमें मैनुअल काउंटिंग होती है कितने लोग हैं। ठीक है, वो फरवरी मार्च में वो टीचर से लेकर सारे सरकारी कर्मचारी उसमें रहेंगे। लिहाजा उसके बहाने, चूंकि ये रेगुलर सेंसस तो है नहीं, ये तो सेंसस जी। को डिले किया गया है 6 साल, ये सेंसस को डिले किया गया है और इसका बहाना लेकर चुनाव को जो पीछे खिसकाया जा रहा है, उसकी असली वजह दूसरी है। अभिषेक जी, ये तो ठीक है, आपने बताया कि साहब सेंसस हो रहा है फरवरी में और इस वजह से मोदी शाह जो हैं वो इसको प्रीपोन कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं। मुझे असली कारण बताइए, असली कारण क्या सेंसस है, जनगणना है, या असली कारण कुछ और है इसके पीछे जो चुनाव जल्दी करा रहे हैं? और मैं तो साफ तौर पे आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी और अमित शाह प्रेशर, दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से ये चुनाव जल्दी करा रहे हैं? दीपक जी, सेंसस तो सिर्फ एक बहाना है, जनगणना एक बहाना है, असली कारण कुछ और है। असली कारण अल नीनो है। अल नीनो की वजह से खरीफ फसलों के उत्पादन में बहुत ज्यादा गिरावट देखी जाती है और इस बार तो सुपर अल नीनो की भविष्यवाणी की जा रही है। मतलब भयंकर बहुत सूखा। ज्यादा सूखा, भयंकर सूखा। भयंकर सूखे का मतलब यह हुआ कि नवंबर के महीने में आप देखते हैं कि धान की यानी खरीफ फसलों की कटाई होती है और जब धान की कटाई होती है उसके बाद मंडियों में पहुंचते पहुंचते वक्त जनवरी का आ जाता है। यानी जनवरी महीने से आपको महंगाई का असर खरीफ फसलों के मामले में, विशेषकर धान के मामले में, चावल के मामले में, मतलब धान की कटाई होगी, उधर गेहूं की जो है वो मतलब बुआई चालू होगी। इसके अलावा यूरिया, मैं आपको एक फोटो भेज दूंगा, आप देखिएगा। यूरिया के लिए और खाद के लिए लोग खाट लगा करके, यूपी के सीमावर्ती इलाके जो बिहार के हैं उसमें खाट लगा करके लोग रात भर सो रहे हैं कि यहां से यूरिया मिल जाए, यहां से खाद डीएपी मिल जाए। ये स्थिति है। तो एक तरफ फर्टिलाइजर का उत्पादन और आयात, ओ माय असर गॉड, किसका है, दूसरी तरफ मतलब आपको आप सूखे की संभावना और फूड इन्फ्लेशन, और इसके साथ साथ जो 5 किलो राशन वाला जो मैजिक बुलेट है मोदी सरकार का, जिससे एक बहुत बड़े वोट बैंक का निर्माण लाभार्थी चेतना के नाम पर किया जाता है। अगर चुनाव समय से पहले नहीं कराएंगे तो हालात तो ये आ रहे हैं कि कहीं सरकार को यह न कहना पड़े कि देश के लिए थोड़ी और कुर्बानी दे दीजिए, 5 किलो के बदले 2.5 किलो या 2 किलो राशन ही हम दे पाएंगे। आप कह रहे हैं कि एक तरफ सूखा पड़ रहा है, भयानक सूखा पड़ने जा रहा है, किसान की कमर टूटी हुई है और इस सूखे में ना यूरिया उसको मिल रही है, ना ट्रैक्टर के लिए डीजल मिल रहा है और सबसे ऊपर महंगाई कमर तोड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मध्य एशिया का युद्ध, जहाँ से सप्लाई रुकी हुई है यूरिया की, गैस की, तेल की, वो आसमान छू रहा है, रुपया टूट रहा है, डॉलर कीमती हो रहा है, आयात महंगे हो रहे हैं और इधर सबसे बड़ी चीज़ सूखा पड़ रहा है, यानी कंगाली में आटा गीला। जी जी जी, हाँ कुछ कह रहे एक थे आप। चीज इसमें और ऐड कर देता हूं कि अब के जो मॉनसून सीजन है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह बताया है कि अभी जो पैसिफिक, इक्वेटर पैसिफिक एरिया है उसमें टेम्परेचर ऑफ सी वो इम्प्रूव हो गया है 0.5 डिग्री से ज्यादा। और एक दूसरा इसका कारण बनेगा कि जो मॉनसून सीजन होता है वो अब के प्रलॉन्ग्ड होगा, लंबा होगा, बीच बीच में आएगा और रेन, जो पानी नेचुरली मिलता था फसलों को, अब के रेन की डेफिशिएंसी 18% पहले से ही प्रेडिक्टेड है और वो ओ माय गॉड। आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए ओके, सूखे के तो बिल्कुल ही आसार हैं और जो फसलों के लिए रेन चाहिए वो टुकड़े टुकड़े में होगी, तो इसलिए फसलों में बहुत असर पड़ने वाला है। ठीक 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 ठीक। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था अभिषेक भाई, मान लीजिए, चलिए जनगणना वाला सवाल हटा दीजिए, अगर महंगाई और सूखा और सूखे से किसान की कमर का टूटना, किसान का तबाह होना, अगर ये सब के बीच में अगर चुनाव होते फरवरी में, तो क्या फिर सुपड़ा साफ हो जाता उत्तर प्रदेश से मिस्टर मोदी का, मिस्टर योगी का? दीपक जी, तब वही होता जो महंगे प्याज के कारण अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ था दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1998 में। महंगे प्याज, ड्रॉप सी, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही थी, इन दोनों की वजह से जो हाल बीजेपी का हुआ था वो हाल आज फिर बीजेपी का हो सकता था। क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो जमाखोरी बढ़ेगी, ये एक शाश्वत सत्य है बाजार अर्थव्यवस्था का।
जमाखोरी बढ़ेगी तो कीमतों में असमान उछाल देखने को मिलेगा। कीमतों में जब उछाल बहुत ज्यादा दिखेगी तो जनता का गुस्सा बढ़ेगा। जनता का गुस्सा अगर चुनाव के समय में बढ़ेगा तो वोटों में रिफ्लेक्ट होगा। वोटों में जी। रिफ्लेक्ट होगा तो फिर सत्ता बदलेगी। सत्ता और अखिलेश बदलेगी। यादव पहले से ही 43% वोट पे पहुंचे हुए हैं। सिर्फ गुणागणित समीकरणों के गुणागणित और पीडीए के बूते वहां पहुंचे हुए हैं। अगर इसमें फ्लोटिंग वोटर्स का चंक, जिसमें चाहे वो नौजवानों का हो पेपर लीक की वजह से, किसानों का हो या गरीब आदमी का हो महंगाई की वजह से, फिर वो तमाम लाभार्थी चेतना को दूसरी तरफ ले जाकर धकेल देगा। जी। इससे बेहतर है कि पहले चुनाव करा लें। सिंधु साहब, ये तो एकदम क्लियर हो गया कि चुनाव पहले करने के लिए बीजेपी पर काफ़ी दबाव भी है और बीजेपी चाहती है कि जितना डिले चुनाव होगा इस हालात में उतना बीजेपी को नुकसान होगा सारे राज्यों में। मुझे ये बताइए कि पंजाब की स्थिति क्या है? लेट्स टॉक इलेक्शन की। वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार वापस आ रही है या कांग्रेस की सरकार बन सकती है या बीजेपी कुछ खेल करेगी या अकाली कुछ करेंगे? एक संक्षेप में मैं जानना चाह रहा था कि जमीनी स्थिति क्या है इस वक्त? देखिए, आम आदमी पार्टी की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी अभी है नहीं पंजाब को लेके, इसीलिए केजरीवाल पिछले 3 दिन से पंजाब में है। और पंजाब में ओके। ये कहा जाता है कि अब केजरीवाल ने वहां की कमान दोबारा संभाली है ताकि पार्टी को कोई एक रिस्पेक्टेबल स्थान पे लाया जा सके। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो अकाली दल है उसके 3 फैक्शंस हैं और अकाली दल में सुखबीर बादल फैक्शन ने अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए, नगर कौंसिल के चुनाव हुए, उसमें एक अच्छा प्रदर्शन किया है। और ये भी माना जाता है जी। कि जो अकाली दल है वो शहरी क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। रही कांग्रेस? बात कांग्रेस की तो कांग्रेस की अभी 3 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। एक दिन पहले जी। बड़ी बैठकें इनकी कांग्रेस की हुई हैं ताकि कांग्रेस अपने आधार को और विस्तार दे सके और वहां अपनी फाइट को और मजबूती से आगे बढ़ा सके। चौथी बात आती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो रणनीति है, उस रणनीति में उन्होंने आज ही डिक्लेयर किया है कि वो 117 सीटों पे सीधे अकेले चुनाव लड़ेंगे और वो महाराष्ट्र वाला एक फॉर्मूला या जो ये उड़ीसा वाला जो फॉर्मूला है, जो गठबंधन किसी से नहीं करेंगे, उससे उनको बीजेपी को ज्यादा लाभ होता है। एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो किसान वर्ग, जो जट सिख चेहरा है, उन्होंने अपने प्रधान के रूप में सामने किया है और उसी तरह से वो उस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम सीटें मालवा और दोआबा क्षेत्र से खींच सके। चलिए देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है। कुल मिलाकर मतलब पंजाब में बहुत स्पष्ट हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अभिषेक, आप कुछ स्पष्ट कह सकते हैं? आपको अभी भी कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश में दिख रही है, स्ट्रेट फाइट योगी और अखिलेश यादव के बीच में? आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव इस बार जीत भी सकते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहा जाए, यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वो ताकत भी है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वो सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कमजोरी इसलिए क्योंकि ताकत वो तब थे जब हिंदू हृदय सम्राट के दूसरे चेहरे के तौर पर उन्हें उभारा गया, नरेंद्र मोदी के बाद अगला चेहरा। और कमजोरी वो तब हो गए हैं जब पीडीए का नारा चला, जब मंडल पार्ट 2 बैकवर्ड क्लासेज पॉलिटिक्स जब सामने आई लोकसभा चुनाव के दरमियान खुलकर, और उसमें संविधान बचाओ का नैरेटिव उसके साथ सेट होता हुआ नजर आया। यानी दलित वर्ग का भी एक साइजेबल चंक उनके गठबंधन के साथ कांग्रेस की गारंटी पर जुड़ता हुआ दिखाई दिया। अब इसमें ब्राह्मण भी शामिल हो रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। तो अल्टीमेटली क्या करें? अल्टीमेटली हम अगर एक लाइन में कहें, कांटे की टक्कर। दिक्कत है बीजेपी के सामने चुनाव, तो उन्हें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री रहकर ही लड़ना होगा। अब जो व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है उसे आप चेहरा डिक्लेयर ना करें या ना करें, वो ऑटोमेटिकली चेहरा हो ही जाता है। बिहार में नीतीश कुमार को डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन वो चेहरा थे, उनके नाम पर 200 सीटें आई, भले ही 4 महीने मुख्यमंत्री रखकर उन्हें हटा दिया गया, लेकिन चेहरा तो वही थे। वही स्थिति योगी आदित्यनाथ की है। अगर योगी आदित्यनाथ को चेहरा नहीं बनाया गया और योगी आदित्यनाथ के लोगों ने प्रचार होने दिया कि चेहरा नहीं बनाया गया, तब राजपूत वोटों के भी बिखरने का खतरा है। और चेहरा बना दिया गया तो डोमिनेंट ओबीसी के एक साथ अखिलेश यादव के पीछे खड़े होने का खतरा है। अब दोनों में से या फिर ब्राह्मणों के ठीक ठाक चंक के टूट के उधर जाने का खतरा है। दोनों ही स्थितियों में बीजेपी घिर गई है। अब वो स्थिति नहीं है जाति जनगणना के मांग के दौर में कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता है हिंदुत्व के, बैकवर्ड क्लासेज को योगी के लिए भी मना लेंगे। अब तो यूजीसी वाले पूरे फियास्को के बाद वाले नरेंद्र मोदी है।
ठीक। ये भी देखिए। पंजाब में थोड़ी खिचड़ी अभी भी है, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। 1-2 महीने में क्लियर होगा कि कौन आगे है, क्या आम आदमी पार्टी जीत सकती है या कांग्रेस फिर से रीइमर्ज करेगी, बीजेपी कुछ नया करने की कोशिश करेगी जो 2014 में हरियाणा में उसने किया, वो हम देखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक चीज़ क्लियर है कि चाहे नाक हम इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में डिसएडवांटेज योगी है, एडवांटेज अखिलेश यादव है। यादव को फायदा है, अखिलेश यादव को, क्योंकि उसके कई समीकरण और कारण अभिषेक ने रखे। लेकिन देखना होगा कि ये नवंबर में चुनाव होते हैं या दिसंबर में होते हैं या दिसंबर और जनवरी में होते हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि फरवरी में चुनाव नहीं हो रहे, इनको आगे खिसकाया जा रहा है। सारे अखबार, सारी इनपुट्स जो अधिकारियों से आ रही है वो यही है कि चुनाव प्रीपोन हो रहे हैं, इनको जल्दी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ की एक प्रेशर है, दबाव है मोदी और शाह पर कि जो महंगाई बढ़ रही है, सूखा आने वाला है भयानक, उसकी वजह से वो चाहते हैं कि अगर नवंबर में करा लें तो शायद कुछ फ़ायदा मिल जाए हालात का, अदरवाइज हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप आए इस प्रोग्राम में। सिंधु साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।